नमस्ते साथियों, मैं मनीष बिश्नोई आरएल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम प्राचीन भारत इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिसने आज से 2300 वर्ष पूर्व यानी 322 ईसा पूर्व जो है भारत में एक ऐसे साम्राज्य की रचना की जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जो अफगानिस्तान तक और इधर बांग्लादेश और नीचे दक्षिण भारत के कई हिस्सों तक फैला हुआ साम्राज्य था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो 322 ईसा पूर्व इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इस स्थापना से पूर्व एक तो हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक इतना प्रेरणादायी जीवन रहा है इनका। एक बेसिक बैकग्राउंड से निकला हुआ लड़का जिसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, ये कैसे संभव हो पाया। आइए हम इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस वंश से संबंधित था, किस कुल से संबंधित था। तो उसके बारे में क्या है कि एक तो सारे प्रमाण एक साथ एक जैसे प्रमाण नहीं मिले। जैसे जैन ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ उस टाइम के लिखते हैं कि ये व्यक्ति क्षत्रिय कुल से संबंधित था। तो जैन अनुश्रुतियाँ व बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं कि यह क्षत्रिय कुल से संबंधित था। और ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि यह शूद्र कुल से था। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि यह शूद्र कुल से संबंधित था। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी राजा का पुत्र तो था नहीं जिसके बारे में इतिहास में सीधा वर्णन मिलेगा। ये एक लड़का था जिसे चाणक्य इसके गुरु का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उन्होंने इसको वहाँ से लेके तक्षशिला में शिक्षा प्रदान करके इस मुकाम तक पहुँचाया। तो इनके बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ ही मिल पाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार चाणक्य के बारे में शॉर्ट में परिचय देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, चाणक्य को देखते हैं कि भाई चाणक्य कौन था, क्या था और इसका चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में क्या योगदान था। तो चाणक्य की बात करें दोस्तों, ये तक्षशिला के एक शिक्षक थे। तक्षशिला जो अभी पेशावर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, तो वहाँ के विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। और उस वक्त मतलब आज से जब यवन आक्रमण होने शुरू होने वाले थे, मतलब सिकंदर के आक्रमण से कुछ समय पहले की बात है, कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था, भारत का पश्चिमी क्षेत्र इन द सेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला इलाका, वो सारे गणराज्यों के अंदर छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था और कोई भी विदेशी आक्रमण का सामना करने की हिम्मत उन लोगों में नहीं थी। तो चाणक्य ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यहाँ का जो सबसे बड़ा शासक था भारत जम्बूद्वीप का, वो था धनानंद, जो कि मगध का सम्राट था। मगध सम्राट के दरबार में चाणक्य जाता है तक्षशिला से चल के, और इससे सहायता की मांग करता है कि क्यों ना आप उन गणराज्यों को नेतृत्व प्रदान करते हुए बाह्य या विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करें। लेकिन धनानंद चूँकि काफ़ी क्रूर व्यक्ति था और घमंडी व्यक्ति था, तो इसने इसकी सलाह को दरकिनार किया और इसको चाणक्य को अपने दरबार के अंदर अपमानित कर दिया। तो इस अपमान के बदले में चाणक्य उस वक्त कहता है कि मैं नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा, और जब तक मैं यह करने में सफल नहीं होता तब तक मैं अपनी शिखा की गांठ नहीं बांधूंगा। शिखा मतलब कि चोटी, ये वाली चोटी जो है ना, जो ब्राह्मण लोग रखा करते थे, तो ये शिखा गांठ बांध के रखता था। तो इन्होंने उस गांठ को खोला और ये प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश ही नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी शिखा को गांठ नहीं दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से फिर एक और कहानी प्रचलित है। एक तो ये घटना है कि भाई कहते हैं कि जो चाणक्य है वो धनानंद से इस वजह से रुष्ट हुआ क्योंकि इसका अपमान इस मुद्दे को लेकर हुआ। इसके अलावा एक और अनुश्रुति प्रचलित है, वो ये है कि अमात्य राक्षस और शक्तार, ये कौन थे? धनानंद के दरबार के अंदर दो मंत्री थे। कौन? एक तो अमात्य राक्षस और एक शक्तार। शक्तार और अमात्य राक्षस की आपस में कोई खास बनती नहीं थी। तो अमात्य राक्षस ने क्या किया, धनानंद के कान भरे कि ये जो शक्तार है ये आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा रहा है और आपको ये शासन से हटाना चाहता है। ऐसा किसने कहा? अमात्य राक्षस ने। किससे कहा? धनानंद से। तो धनानंद कान का कच्चा, इसने शक्तार को जेल के अंदर बंद कर दिया। शक्तार को जेल के अंदर बंद किया और इससे सच उगलवाने के लिए इसके परिवार की एक एक करके हत्या करवा दी। अब इस हत्या की वजह से शक्तार काफ़ी सदमे में पहुंचा, दुखी हुआ और जेल के अंदर बंद था। लेकिन अंत में यह धनानंद को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होता है कि मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया था। लेकिन तब तक इसके परिवार की हत्याएं हो चुकी थी। धनानंद ने इसे वापस से मंत्री पद प्रदान कर दिया शक्तार को। लेकिन शक्तार के मन में एक टीस जरूर रही कि जिस व्यक्ति ने मेरे परिवार की हत्या की है उसका
समूल नाश मुझे करना ही होगा। तो इसी बदले की आग में ये शक्टार सिर्फ एक मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इस धनानंद से अपना बदला पूरा करूं। तो इसमें एक और कैरेक्टर आते हैं अपने चाणक्य। चाणक्य और शक्टार बचपन के दोस्त थे। तो शक्टार और चाणक्य एक बार जंगल से कहीं जा रहे थे, तो जाते हुए देखा कि चाणक्य जो है वो झाड़ियों को ऐसे तोड़ते हुए जा रहा है, झाड़ियों पे अपना गुस्सा निकाल रहा है। झाड़ियाँ जो होती है ना जंगल के अंदर, उन पे। तो शक्टार ने उससे पूछा कि मित्र, ये क्या कर रहे हो तुम, इन झाड़ियों पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तो चाणक्य कहता है कि इन्हीं झाड़ियों में उलझ के गिरने से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, इसलिए मैं इन झाड़ियों से बदला ले रहा हूँ। तो शक्टार को लगा कि ये क्या व्यक्ति है, मतलब झाड़ियों में उलझ के गिरा, इसी वजह से ये बदला लेने की सोच रहा है, और मेरे तो परिवार की हत्या कर दी थी धनानंद ने। तो शक्टार ने देखा ये व्यक्ति मेरे काम का ज़रूर है, तो शक्टार ने एक षड्यंत्र रचा और चाणक्य को किसी आयोजन के बहाने धनानंद के दरबार के अंदर बुलाया। धनानंद का दरबार लगा था, या तो ब्राह्मणों का कोई भोज था या ऐसी कोई घटना रही होगी जिसके अंदर इसने चाणक्य को बुलाया। अब चाणक्य यहाँ पे आया और चाणक्य को शक्टार ने एक उच्च आसन पर बिठा दिया। उच्च आसन पर बैठा। धनानंद बाद में दरबार में आए तो उसने देखा कि चाणक्य, जो कि एक बद्दा सा ब्राह्मण और उच्च आसन पर बैठा हुआ, आज से पहले कभी देखा ही नहीं। तो धनानंद उस पर अब गुस्सा होता है और कहता है कि ये कौन व्यक्ति है जो जिसको उच्च आसन पर बिठाया हुआ है। तो चाणक्य उससे अपना अपमान महसूस करता है और इस बात को लेके काफ़ी बहस होती है, और अंत में चाणक्य वहाँ से रुष्ट होकर निकलता है और उस वक्त ये शपथ लेता है कि मैं नंद वंश का समूल नाश करूँगा। तो जो भी घटना रही, जो चाणक्य था, एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति, एक स्वाभिमानी ब्राह्मण था, और धनानंद से किसी बात पे गुस्सा होके इसके दरबार से निकला। अब दरबार से निकला, प्रतिशोध की आग में जल रहा है ये व्यक्ति। और एक और इसमें अगर तथ्यात्मक जानकारी आप देखें तो चाणक्य ने एक रचना की है अर्थशास्त्र नाम से ग्रंथ की। चाणक्य का अर्थशास्त्र, यह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अर्थशास्त्र नाम से। तो चाणक्य यहाँ से अपमानित होकर निकलता है और आगे जाता है तक्षशिला की ओर। तक्षशिला की ओर जाते हुए मन में यही चल रहा है कि इस नंद वंश का समूल नाश कैसे किया जाए। इसी अंतर्द्वंद में चलते चलते वह जंगल के अंदर जाते जाते एक लड़कों के ग्रुप को देखता है। कुछ लड़के बैठे हैं 5-7, और वो एक खेल खेल रहे हैं। उस खेल का नाम था राजकीलम खेल खेलते हुए देखता है कि एक लड़का जो है इन सब बच्चों का नेतृत्व कर रहा है। तो उसने देखा कि उस बच्चे की जो नेतृत्व क्षमता थी उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। तो चाणक्य कुछ देर रुका, उसने देखा, और फिर बाद में वो जो लड़का था उसके पास जाके परिचय पूछता है कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से हो। तो उसे पता चलता है कि ये जो लड़का है, इसके परिवार ने, मतलब वो लड़का कौन था, तो चंद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त से वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो है उसको उसके परिवार वालों ने किसी शिकारी या फिर किसी पशुचारण करने वाले व्यक्ति को बेच दिया, और अब वो जंगलों में उसके पशु चराता है और शिकार वगैरह करता है। तो चाणक्य को ये लड़का काफ़ी काम का लगा अपने उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या था? नंदवंश का समूल नाश। तो 10-12 साल का लड़का वो। अब इस लड़के के लिए ये इसके मालिक के पास जाता है। किसके मालिक के पास? चंद्रगुप्त के मालिक के पास जाता है चाणक्य। अब चाणक्य जाके उसको कहता है कि भाई ये लड़का आप मेरे साथ भेज दो, मैं इसको काफ़ी शिक्षित करके लाऊंगा और इसके लिए आप मेरे साथ भेजो। तो इससे मूल्य मांगता है वो, इसका जो मालिक है चंद्रगुप्त का मालिक। तो उससे मूल्य मांगा जाता है कर्षापण। कर्षापण के अंदर यानी कि कर्षापण आज का जैसे रुपया चलता है ना अपना, तो उस वक्त धनानंद के काल के अंदर कर्षापण मुद्रा का नाम था। अब कर्षापण कितना? तो 1000 कर्षापण, 1000 कर्षापण मुद्रा इससे मांगी गई चाणक्य से चंद्रगुप्त के बदले। चाणक्य ने वो मुद्रा का इंतजाम करके उसे दिया इसके चंद्रगुप्त के मालिक को, और चंद्रगुप्त को अपने साथ में लेके तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया। तक्षशिला गया। 8 वर्ष तक चंद्रगुप्त को इसने क्या किया? शिक्षा दीक्षा दी। कैसी शिक्षा? शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। इसे विद्वान बनाया, इसे योद्धा बनाया। और उसके बाद इसने देखा कि अब यह लड़का एक नौजवान लड़के का स्वरूप ले चुका है और अब मतलब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य की ओर बढ़ने के टाइम ये काल आ चुका था 325 ईसा पूर्व के आसपास का काल। और 325 ईसा पूर्व में एक और घटना घटी थी, आपको याद हो तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था
सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से जिसे जाना जाता है इतिहास के अंदर, यह व्यक्ति खैबर दर्रे को पार करते हुए पश्चिमी भारत में धमक पड़ता है और वहाँ पे तक्षशिला सहित कई राज्यों को अपने अधीन कर लेता है। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ऐसा कहा जाता है, एक सिर्फ प्लूटार्क नाम से एक यूनानी विद्वान है, प्लूटार्क, सिर्फ इसने इस चीज़ का वर्णन दिया जो मैं आगे आपको घटना बता रहा हूँ उसका। तो वो इस घटना का वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त जो है मगध साम्राज्य के खिलाफ, यानी कि नंद शासन के खिलाफ मदद मांगने के लिए जाता है। किसके पास? सिकंदर के पास। सिकंदर के पास जाता है और मदद की कुछ शर्तों को लेके या फिर अपनी स्पष्टवादिता को लेके चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के अंदर मनमुटाव हो जाता है और सिकंदर इस चंद्रगुप्त से नाराज़ हो जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त अपनी चपलता और चतुराई के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब होता है और वहाँ से निकलने के बाद चंद्रगुप्त अपने लक्ष्य की ओर देखता है कि भाई इससे तो कुछ होगा नहीं, अपने सिकंदर की हेल्प तो नहीं ले सकते। सिकंदर की हेल्प लिए बिना ही वो अपना प्रथम अभियान, सेना इकट्ठी करता है और प्रथम अभियान किसके खिलाफ करता है? मगध के खिलाफ। अब एक चीज़ आप समझें इस मैप के जरिए कि मगध साम्राज्य का मतलब क्या था। ये इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ पे नंदवंश के शासक रहते थे। इसके बाद ये जो नंदवंश का शासन था वो शासन कहाँ तक था? तो इतने एरिया के अंदर नंदवंश का एक प्रकार से शासन था। और दूसरी ओर देखें इस सिकंदर को, तो सिकंदर का शासन भी यहाँ पे गांधार, तक्षशिला, मतलब इन दोनों की सीमाएं आपस में लगभग टच हो रही है। तक्षशिला से निकला चंद्रगुप्त मौर्य, अपनी ये सेना जैसे तैसे इकट्ठे की। इस सेना के अंदर उसके देखें तो डाकू भी थे, चोर भी थे, लुटेरे भी थे और युद्धजीवी लोग भी थे। युद्धजीवी लोग का मतलब होता है कि यहाँ के जो राजा थे, जैसे मान लो तक्षशिला का राजा हो गया, गांधार का राजा हो गया, तो राजा लोग क्या करते थे? स्थायी सेना तो रखते थे कम, उसके अलावा वो कुछ ऐसे सैनिकों को भाड़े पे लेते थे जो युद्ध के समय उनकी हेल्प करे। तो ऐसे सैनिकों को भी किसने? चंद्रगुप्त ने अपने सेना के अंदर सम्मिलित किया और वहाँ से निकल पड़ा मगध पर आक्रमण करने के लिए। अब मगध की बात करें तो मगध इतना वैभवशाली उस वक्त राज्य था कि उससे कोई भी सीधा टक्कर लेने की हिम्मत कर पाने में असमर्थ था। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर भी मगध पर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो रावी नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। तो आप सोचिए इस लड़के ने हिम्मत दिखाई और सीधा यहाँ पे अटैक किया, लेकिन अटैक का जो था फल इसको असफलता के रूप में प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे वो सफल नहीं हो पाया और इसे वापस यहाँ से भागना पड़ा। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य और इसने पाटलिपुत्र की सेना के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे असफल रहा। अब आप सोच के देखिए 8 साल की मेहनत, 8-10 साल की मेहनत और सिर्फ एक ही उद्देश्य, क्या? कि मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार करना और नंदवंश का नाश करना। और वो सपना पहले ही अभियान के साथ असफलता के साथ समाप्त होता हुआ दिख रहा था। अब यहाँ से निराश होकर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे होते हैं। सेना बिखर चुकी होती है और चाणक्य और चंद्रगुप्त एक जगह पड़ाव डालते हैं जहाँ पे एक बुढ़िया की झोंपड़ी होती है। ये कथा भी प्रचलित है काफ़ी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अंदर और अन्य कई ग्रंथों के अंदर। तो वहाँ पे जब पड़ाव डालते हैं उस बुढ़िया की झोंपड़ी के पास, तो जब खाना बन रहा होता है और एक बुढ़िया का कोई पोता या फिर एक छोटे बच्चे को बुढ़िया खाना डाल रही होती है, खिचड़ी। तो एक थाली है, उस थाली के अंदर आप देखिए कि बच्चे को खिचड़ी डाली है उस बुढ़िया ने, ठीक। अब ये खिचड़ी खाने के लिए वो बच्चा भूखा होता है, तो उतावल में वो सीधा इस खिचड़ी के बीच में हाथ डालता है खाने के लिए, लेकिन खिचड़ी होती है गर्म और उसका हाथ एकदम से जलता है, वो पीछे हटाता है हाथ को। तो बुढ़िया उसको कहती है कि बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने की है। तो बाहर बैठे बैठे चंद्रगुप्त और चाणक्य उस घटना को सुन रहे हैं और उन्होंने देखा कि ये क्या, इतनी बड़ी बात क्या बोली है बुढ़िया ने, मतलब ये क्या कहना चाह रही है। तो आगे वो बुढ़िया कहती है कि बेटा बीच में हाथ डालने की बजाय अगर तू किनारों किनारों से ये खाना शुरू करे धीरे धीरे, तो ये खिचड़ी तो बड़ी आसानी के साथ समाप्त कर सकता है, लेकिन अगर बीच में हाथ डाला तो तेरा हाथ जलेगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त के दिमाग में ये बात घर कर गई कि हाँ, हम सीधा मगध साम्राज्य पर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते, इसके बजाय हमें इसके आसपास वाले जो एरिया है, क्षेत्रीय इलाके हैं, उन्हें जीतना होगा। तो यहाँ से वापस लौटने के बाद चंद्रगुप्त फिर से एक नई सेना का गठन करता है और ये वो काल है 323 ईसा पूर्व के आसपास का काल, 323-322, ठीक। ये सारा खेल ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट का चल रहा है, ठीक है। तो 323 ईसा पूर्व के आसपास फिर से एक सेना का गठन करता और इस बार एक
सीधा अभियान करता है पंजाब और सिंध पर। पंजाब और सिंध प्रदेश पर यह आक्रमण करता है। इस वक्त तक सिकंदर फिर से अपने देश यूनान लौट चुका था और सिकंदर की मृत्यु भी हो चुकी थी। सिकंदर ने अपने कुछ क्षत्रप, क्षत्रप का मतलब होता है सेनापति, सेनापतियों को यूनानी लोग क्या कहते थे? क्षत्रप। क्षत्रप यहाँ पे नियुक्त कर रखे थे। वो क्षत्रप कौन से थे? तो एक था पाइथन नाम से, एक था टेक्लिसस और एक था थमेडस। ये पाइथन कहाँ? तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, उसके आसपास वाले एरिया पर पाइथन का शासन था और टेक्लिसस का शासन था झेलम नदी के आसपास वाले एरिया पर और थमेडस का था पंजाब के आसपास वाले एरिया पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अटैक करता है, हिंदू कुश के आसपास वाले एरिया जो है जीत लेता है। इसके बाद वो झेलम के आसपास के एरिया जीत के अंततः यहाँ पे अपनी सेना का गठन करता है और 6 लाख सैनिकों के साथ निकलता है यहाँ से और अगला अभियान वो सीधा करता है। ये जो प्रथम सफल अभियान इसका कौन सा था? तो ये पंजाब और सिंध का अभियान इसका प्रथम सफल अभियान था। इन सबको मार के और भगा के इसके बाद अपने मुख्य उद्देश्य जो इनका था कौन सा? मगध पर शासन। मगध पर शासन के लिए यहाँ से निकल पड़ता है और इस अभियान के अंदर वह अंततः सफल होता है। लेकिन इस अभियान की बात करें तो इसने अन्य जो क्षेत्रीय राजा थे उनका सहयोग भी लिया। उसके अंदर महत्वपूर्ण एक राजा का नाम आता है प्रवर्तक। प्रवर्तक नामक एक राजा था, वो प्लस चंद्रगुप्त तो था ही था। बुद्धि किसकी थी? तो चाणक्य की। यहाँ पे ये और वर्सेस मतलब इधर कौन थे? तो इधर थे अपने धनानंद और धनानंद का सेनापति था भद्रशाल। सेनापति कौन था? तो भद्रशाल। तो भद्रशाल और चंद्रगुप्त मौर्य ये सीधा टकराते हैं। धनानंद की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर धनानंद की पराजय होती है। इसी पराजय के साथ नंद वंश समाप्त होता है और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और इसी के साथ इसका राज्याभिषेक हो जाता है। मगध पर सफल आक्रमण, सॉरी ये जो 305 बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है, ये 305 नहीं, आप 322 ईसा पूर्व करें, इसे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब धनानंद का क्या हुआ इसके संबंध में जैन ग्रंथ तो ये कहते हैं कि धनानंद को क्षमादान दे दिया था इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन बौद्ध ग्रंथ ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध भूमि के अंदर धनानंद की हत्या कर दी थी। खैर जो भी इसका रिजल्ट रहा, मेन जो था उद्देश्य इनका पूरा हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त का, और मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब देखिए दोस्तों, एक लड़का, एक 8-10 साल का लड़का जो पशुचारण का कार्य कर रहा था अपने गुरु के साथ मिलकर, देखिए कितने बड़े साम्राज्य का अधिपति हो चुका था। मगध को जीतने के साथ ही उसको कितने क्षेत्र का स्वामी हुआ, ये देखिए आप, सिंधु के आसपास पंजाब और ये वाला एरिया, ठीक है। अब इतना तो हो चुका, लेकिन आप अब मौर्य साम्राज्य को देख रहे हैं कि कितने बड़े क्षेत्र पर ये शासन मैंने दिखाया हुआ है इसके अंदर, है ना, मैप के अंदर। ये क्षेत्र इसने कब जीता? तो जैसे ही इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद वंश को समाप्त किया, उसके बाद इसने दक्षिण के अभियान किए और अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण के अंदर भी किया। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान के आसपास वाला एरिया, यहाँ पर कुछ यवन क्षत्रप थे, तो कहीं जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण था, लेकिन पूर्णतः गांधार वाले एरिया पर चंद्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण नहीं हो पाया था। इसी के साथ ही एक और घटना घटती है कि सीरिया का शासक, उस वक्त ये जो सेल्यूकस निकेटर था, यह था सीरिया का। सीरिया में जो था ग्रीक क्षत्रप था, ग्रीक क्षत्रप मतलब कि सिकंदर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर के उत्तराधिकारियों का ये क्षत्रप था, मतलब सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक बनता है 312 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 312 बिफोर क्राइस्ट में सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक बनता है और ये भी अपना एक पैट्रियाट काइंड ऑफ पर्सन था, जिसका ये उद्देश्य था कि यार सिकंदर ने जब ये वाला प्रदेश जीत लिया था तो किसी और का इस पर शासन होने का सवाल ही नहीं उठता, इस पे हमारा पैतृक अधिकार है। तो इसी उद्देश्य के साथ सीरिया में ये शासक बनने के साथ ही तैयारी करने लग जाता है कि मुझे अफगानिस्तान वाला एरिया फिर से जीतना है, फिर से अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी से इधर वाला जो एरिया है ये सारा मेरे अपने नियंत्रण में लेना है। तो इसी उद्देश्य के साथ 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर आक्रमण कर देता है मगध वाले एरिया पर, ठीक।
और ये युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने में कामयाब होता है और इनके बीच में एक सिंधु संधि होती है। सिंधु संधि होती है 305 बिफोर क्राइस्ट में। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, काबुल, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र मिले थे। इन चारों क्षेत्रों को ग्रीक लेखकों ने क्या लिखा है, तो अराकोसिया, पेरापोनिस्टाई, एरिया और जेट्रोशिया, ये 4 प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था, इस पे पूर्ण नियंत्रण अब किसका हो चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसी के साथ एक और घटना घटी कि हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की क्या थी, पुत्री, इसका विवाह भी किसके साथ हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दोस्तों, प्रामाणिक रूप से देखा जाए तो यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था किसी भी भारतीय शासक का, यूरोपियन लड़की के साथ किया गया विवाह, हेलेना के साथ विवाह। तो मजाक में कुछ इस टाइप के चीज़ें भी चलती है कि अफ़गानिस्तान तो हमें दहेज में मिला हुआ क्षेत्र है, तो इस पर कोई भी शांतिपूर्वक शासन कभी नहीं कर सकता, इस पर एकमात्र अधिकार किसका, भारत का है। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो तालिबान का शासन है वो भी प्रॉपर रूप से वहाँ चल नहीं पा रहा है। कभी गणतंत्र की स्थापना होती है, कभी प्रजातंत्र, कभी तानाशाही। तो अफ़गानिस्तान अभी तक वही दंश भुगत रहा है कि ये भारत का हिस्सा होने की बजाय किसी और ने इस पर अधिकार करने की कोशिश की, और ये किसकी दहेज भूमि है, हमारे लिए दहेज भूमि है ये भारत के लिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये 4 जो एरिया थे ये किसे मिले थे, सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी के साथ में इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसके बारे में एक विंसेंट स्मिथ करके इतिहासकार हुए, जिसने एक कथन लिखा है। उस कथन के बारे में मैं निश्चित रूप से अंत में चर्चा करना चाहूँगा कि इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने उस भू क्षेत्र को प्राप्त कर लिया जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए मुगल तड़पते रहे तथा अंग्रेज आहें भरते रहे। यह कथन है विंसेंट स्मिथ का। विंसेंट स्मिथ जो कि एक विदेशी इतिहासकार है, तो इनका ये कथन बहुत मायने रखता है कि एक विदेशी इतिहासकार इसके बारे में क्या लिख रहा है कि इतना बड़ा साम्राज्य एक युवा लड़के ने स्थापित किया, जिसके बारे में मुगल साम्राज्य के लोग सोचते रहे, खूब प्रयास किया। जैसे बात करें तो मुगल जो सम्राट थे, अकबर वगैरह, दक्षिण भारत के लिए हमेशा वो जूझते रहे, कभी दक्षिण भारत में अपना पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। इसके अलावा जो ये अफगान वाला एरिया है, यहाँ पे अफगानी पठानों के साथ इनका संघर्ष हमेशा चलता रहा, कभी वो पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। तो ये आप इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल के प्रमाण के रूप में इसे देख सकते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का गठन हुआ। आज जो हम अखंड भारत का सपना संजोते हैं, तो इस सपने का सबसे पहले निर्माणकर्ता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। हमने एक ब्रीफ वे में चंद्रगुप्त मौर्य को समझने का प्रयास किया। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन एक शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर ये जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में हम क्या इसमें अपनी ओर से सुधार कर सकते हैं, इसके लिए आप निश्चित रूप से अपनी राय दें। और हम आगे भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के जो सांस्कृतिक स्तंभ के रूप में जिन शासकों ने कार्य किया, जिन योद्धाओं ने कार्य किया, उनके वीडियोज़ लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।